खान साहब के अरेस्ट होने से 3 दिन पहले उन्होंने कोर कमेटी का मेंबर बना दिया पीटीआई का। वो तस्वीर का किस्सा सुनाए। सब ने तस्वीर भेजी हुई कि ये कब की है। ये तो मुझे पता था कि ये तस्वीर असली है, क्योंकि मुझे खान साहब के कपड़े भी याद थे। अरशद शरीफ साहब की कत्ल का, शहादत का आपको कैसे पता लगा? अरशद से मेरी बात हुई थी तकरीबन उसकी डेथ से तकरीबन 18 घंटे पहले हुई होगी। अरशद जो है वो हमारा हीरो रहेगा और हमारा उस्ताद भी था और पूरी जिंदगी रहेगा हीरो इंशाल्लाह। आई होपिंग कि नए चीफ जस्टिस साहब जब आएंगे तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी। खान साहब ने किस बात पर शाबाश दी? सेडिशन लॉ चैलेंज किया था तो बड़ा, तो खान साहब ने जो कॉल की कि वेल डन। फिर वो तोशाखाना का जो केस किया था तो उस पर भी बड़ी शाबाश दी थी। इद्दत केस भी गया, खान साहब को जेल से फारिग नहीं किया गया। जो इस केस का होना था वो सलूक तो हो गया, जिन्होंने बनाया वो अल्लाह को भी जवाब देंगे और इस मुल्क की आवाम को भी जवाब देंगे। अलकायदा में असल जो करप्शन का केस है वो तो किसी को पता नहीं है वो बनता क्या है। वो बनता ये है 2015 में व्हेन मियां नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर, हुसैन नवाज साहब ने बेची थी अली रियाज साहब को 40 मिलियन पाउंड की तकरीबन, उसकी मार्केट वैल्यू थी 15 मिलियन पाउंड। दिस इज मिसयूज ऑफ पावर एंड फाइनेंशियल गेन। ये ओरिजिनल लैब का केस ये बनेगा। आपकी लेटेस्ट जो मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है वो कब हुई है? मेरी लेटेस्ट मुलाकात तकरीबन 1 माह पहले हुई है। तो एक दिन तो मैं क्या बिल्कुल ही खाली था, वो मुझे लगता नहीं था वही वाला ज़मान पार्क का पूरा आपको पता है एक मेला सा लगा होता। मुश्किल जिंदगी में क्या आई? मुश्किल तो आपकी ज़िंदगी होती है। खान साहब खुद ही कहते हैं कि जी जो चीज़ आसान लगे तो दैट मीन्स कि उसमें आपने कुछ मेहनत नहीं की है, कुछ अच्छा काम नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम के बहुत अहम रुकन और उनके जो अहम एडवाइज़र्स हैं उनमें से एक नौजवान वकील अबू ज़र सलमान नियाज़ी। और इनकी एक और ख़ास बात यह है कि सलमान हुक्मराजा साहब के भी बहुत करीब हैं, उनके साथ भी इन्होंने बहुत काम किया। और ये वो शख्स हैं जो आपको उतना ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं लेकिन उतना नहीं जितना ये काम करते हैं। और बैक एंड पे कह लें, बिहाइंड द सीन्स कह लें, इनकी बड़ी काविशें हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी। तो इनसे बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से भी, उनके लीगल केसेस के बारे में और इस वक्त पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप मुझे अंदाज़ा है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। पहले तो ये बताएं आपकी लेटेस्ट जो मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है वो कब हुई है और उसमें क्या बातें हुई, कैसा पाया इमरान खान को आपने? देखिए मेरी लेटेस्ट मुलाकात तकरीबन 1 माह पहले हुई है, क्योंकि इशू ये है ऑल्दो खान साहब मुझे उन्होंने लास्ट वीक भी बुलाया था कि आओ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी हैं, कुछ केसेस देने हैं जो करने हैं, लेकिन मेरे से वो अडयाला जेल वाले हैं वो उनको प्यार बहुत है। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अडयाला वाले हैं जो उनको चला रहे हैं वो लोग हैं, वो उनको लगता है कि मुझे वो 4-5 घंटे बाहर गर्मी में वेट कराते हैं तो उनको तसल्ली होती है काफ़ी और अंदर नहीं जाने देते। तो लास्ट टाइम मैं 2 दफ़ा गया हूँ तो दोनों दफ़ा मुझे को 5-5 घंटे उन्होंने वेट कराया लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि मुझे अंदर से जब लोग बाहर आए, जब वो मुझे मिले शाम को, उन्होंने कहा कि खान साहब ने लिटरली उनसे लड़ाई की कि वो बाहर बैठा उसको अंदर आने दो, मुझे इंपॉर्टेंट कुछ बात करनी है, लेकिन नहीं जाने दिया। मे बी रीज़न ये है कि एक तो मेरी तस्वीर थी खान साहब के साथ जेल की, आपको पता है वो लीक हो गई थी, और दूसरा ये कि शायद उनको जो बातें मैं करता हूँ टीवी पे कभी आके उनको पसंद नहीं आती, तो इस वजह से मेरे ख्याल से तरीका होता है ना बदला लेने का, तो निकल आता है। वो तस्वीर का किस्सा सुनाएं, उसमें नज़र आ रहा है कि आपको भी पता नहीं है कि तस्वीर ली जा रही है और पहले भी ज़ाहिर है लोग आपको जानते थे, पहचानते थे, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ये किस्सा चढ़ गया कि अबू ज़र सलमान नियाज़ी किस तरह बीच में आ गया, तो आपसे भी फिर ज़्यादा कुर्बतें प्यार हो गया कि जी ये कैसे आ गया बीच में, इसने तो नहीं किया कुछ। अच्छा, वो इलेक्शन कैंपेन जो थी ना उस दिन रात को ख़त्म होनी थी, आखिरी डे था वो, आपको पता है ना, थोड़े दिन 1 दिन पहले ख़त्म कर देनी होती, 2 दिन पहले। जी। तो मैं रात को सलमान राजा साहब की मैं हेल्प कर रहा था उनके हलके में, तो मैं वो समनाबाद वाली साइड पे हम गए हुए थे, उनके हलके पे कैंपेन कर रहे थे, तो मेरा फ़ोन बंद हो गया 11 बजे। तो फिर मैं घर पहुंचा रात को 2 बजे कैंपेन ख़त्म करके, तो मैंने फ़ोन ऑन किया तो मैंने देखा वो उसके ऊपर व्हाट्सएप पे तकरीबन कोई 150 मिस कॉल्स थी। मैंने देखा तो और मैसेजेस भरे हुए थे कुछ 400-500, सब ने तस्वीर भेजी हुई कि ये कब की है, ये असली है नकली है। अच्छा, मैंने देखा, मैं खुद परेशान कि यार ये क्या चीज़ है। खैर फिर ये तो मुझे पता था कि ये तस्वीर असली है, क्योंकि मुझे खान साहब के कपड़े भी याद थे, उस वक्त से शायद 4-5 हफ्ते पुरानी होगी, और मुझे याद है ये लॉन्ग कोट पहना हुआ था ब्लू कलर का खान साहब ने, तो तस्वीर असली थी। वो मैंने बता दिया कि जी ओरिजिनल पिक्चर है। अब ली जिसने वो बताएगा जिसके हाथ में कैमरा था, क्योंकि आई वॉज द वन हु वाज इन द पिक्चर, जिसको तो पता नहीं था तस्वीर खींची हुई है। अगर पता होता तो थोड़ा पोस्ट बेहतर कर लेते, लेकिन वो अच्छा था, उसकी वजह से ये हुआ कि
कहीं भी जाता हूँ मैं तो वो सबको यही कहता है, अच्छा आप तो वो है ना मुझे उनकी खान साहब के साथ तस्वीर लीक हुई, तो दिस हैज़ बिकम एन आइडेंटिटी। उस तरह पहले भी आपको पता है मैं तो 2017-18 से अरशद शरीफ के साथ भी ARY पे आ रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, लेकिन जो इमरान खान साहब के साथ आपको एक एक्सेप्टेंस मिलती है मुआशरे के अंदर, बल्कि प्यार मिलता है, रिकग्नाइज तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो प्यार मिलता है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। तो जाहिर बात है लोग मिलते हैं, बड़ी खुशी से मिलते हैं कि जी हमारे साथ भी तस्वीर खिंचा लें, तो इट्स गुड, अल्लाह का शुक्र है। इमरान खान तो देखें वो चीज़ है जो समझे जिसको भी किसी को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाता है। तो इमरान खान के करीब कब आए और सबसे मुश्किल चीज़ क्या सहनी पड़ी इमरान खान की वजह से या उनके करीब होने की वजह से? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा आपका अपना भी बैकग्राउंड यही है। मेरे वालिद साहब जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, ब्यूरोक्रेट थे। वो जो मेरे फादर इन लॉ थे, ही वाज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस भी रहे हैं बंदयाल साहब से पहले, जस्टिस गुलजार अहमद, आपको पता होगा। तो मैं पॉलिटिक्स से बड़ा दूर दूर रहता था। आई मीन खासकर जो वो चीफ जस्टिस थे तो मैं बिल्कुल अपनी वकालत कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था जो प्रोफेशनल जो भी है। तो मैं कभी गया नहीं पॉलिटिक्स साइड पे। फिर वो रिटायर हो गए। अच्छा, मैंने माइंड यही बनाया हुआ था क्योंकि देखते आए बचपन से एक ऑफिसर्स को घर में और जजेस को देखते आए हैं ना, तो जी प्रैक्टिस करेंगे 15 साल 45 के होंगे तो जज बनेंगे, और वो एक जो आपके माइंड में होता है एज अ लॉयर, जब आप देखते हो अपने बड़ों को भी सारों को कि बड़ी ऑनर वाली चीज़ है, सारा कुछ करना है। तो मैंने फिर विद पैसेज ऑफ टाइम जब देखा ये जो खान साहब की गवर्नमेंट गई 9 तारीख को, खान साहब क्योंकि पसंद तो शुरू से थे, हर नौजवान आदमी जो बड़ा हो रहा होता है, खासकर जो लोग न्याजी हैं मियाँ वाली से, हम लोगों को वैसे ही खान साहब से आपको लगता है हम लोग उनको अपना फैमिली मेम्बर ही समझते हैं ना, एक नेचुरल आपका DNA भी तो सेम ही है ना इन अ वे। हसान जो है बेसिकली खान साहब का भांजा न्याजी, और वो मेरा बहुत पुराना जानने वाला है, फैमिली फ्रेंड, दोस्त समझे, भाई है मेरा। और मेरा दोस्ती जो थी वो एक मुराद सईद से बहुत पहले से, अच्छा ठीक है। और मुराद के इस वजह से कि अरशद शरीफ और मुराद का बहुत दोस्त था, तो अरशद मेरा दोस्त था। फिर हम तीनों की बड़ी अच्छी बैठक भी होती थी, गपशप भी होती थी। उनके लास्ट प्रोग्राम्स में भी आई थिंक, हाँ वो मैं अभी बताता हूँ, तो वी वर वेरी क्लोज, मैं मुराद सारे। तो इस बस मैं PTI में एक हसान को जानता था और एक मुराद को जानता था। तो फिर मैंने जब देखा कि किस तरह रात 12 बजे अदालतें खुली और जजेस आए, रात को प्रिजनर वैन आ गई, कौन उस वक्त हुकूमत चला रहा था, बाजवा साहब के ऑर्डर चल रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये किस तरह के जजेस हैं कि जो एक फ़ोन कॉल पे, या फ़ोन कॉल ही होगी या किस पे, एक हुक्म पे इस तरह अदालतें खोल रहे हैं रात को। ये क्या, इनकी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, किस तरह का। और प्लस बीइंग अ जज बड़ी वैसी मुश्किल लाइफ होती है। आपको अगर अच्छा जज रहना है तो आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, आप 2-3 लोगों का सर्कल हो, क्योंकि आप ज़्यादा दोस्त बनाओ फिर लोग काम कहते हैं। इफ़ यू वांट टू बी एन ऑनेस्ट डिग्निफाइड जज तो फिर यू नीड टू बी एंटी सोशल पर्सन, ठीक है। तो हम लोग मैं बड़ा सोशल हूँ, मैं इस तरह की लाइफ नहीं, तो एक तो वो वाला फैक्टर भी था। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार मैं बीइंग अ जज ना बड़ा पाबंद हूँ बहुत चीज़ों से। एक तो मुझे हर महीने पहले को अपनी तनख्वाह की फ़िक्र होगी कि यार नौकरी चली जाए क्या होगा। लेकिन अगर मैं एज ए लॉयर रहता हूँ, इंडिपेंडेंट रहता हूँ, तो मेरे पास मॉडल्स बड़े अच्छे हैं। मेरे सामने आसमा जहांगीर साहिबा हैं, एतजाद एहसन साहब हैं, ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जो दिल करता है बोल भी लेते हैं, वोकल भी हैं। तो मेरे पास अच्छे आइडियल्स थे जो मेरी पर्सनैलिटी को मैच करते थे। और प्लस फिर मैंने कहा अगर ये प्रोफेशन नहीं तो आई थिंक पॉलिटिक्स जो है वो एक बेहतर, अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया था कि पॉलिटिक्स करनी है। फिर मुझे हसान ने कहा कि खान साहब एक अच्छे लॉयर्स देख रहे हैं जो उनकी टीम में आ जाए। तो अच्छा मेरा नाम था, सारा कुछ था, केसेस मैंने अच्छे किए हुए थे काफ़ी। तो मैं फिर ये 9 अप्रैल 2022 के बाद तकरीबन 15-20 दिन बाद जो खान साहब को उन्होंने रिमूव किया ऑफिस से, तो मैं खान साहब ने बुलाया एक दिन मीटिंग में कि लॉयर्स को, नए सारे लोग काफ़ी, उसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग जो उस वक्त सलमान राजा साहब भी थे, मतलब हम सब इकट्ठे आए उस वक्त। सलमान साहब से मेरा पुराना ताल्लुक़ है काफ़ी। हम फिर गए, मैं पहली दफ़ा खान साहब को मिला ज़िंदगी में। मतलब मियाँ वाली हल्के में तो आते थे वैसे देखा हुआ, लेकिन इंटरेक्शन जो हुई कि सारा कुछ जी मैं ये हूँ सारा हूँ, तो बड़े खुश हुए कि एक तो मियाँ वाली से न्याजी है, पढ़ा लिखा है, उनको वैसे खुशी होती है अपने हल्के से। फिर सारी गपशप लगाई, उनको कुछ उन्होंने पूछा लीगल इशू सारा कुछ। तो फिर उन्होंने एक PTI की लीगल कमेटी बनाई, तो उसमें हसान उसको चलाता था, शिबली फराज साहब जो थे वो उसको हेड करते थे। उसमें ये इंतज़ार वगैरह, पंजोता वगैरह, नईम वगैरह, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, इवन उस वक्त शेर अफजल मरवत तो उस वक्त अभी नहीं आया था। आई मीन मैंने उसको देखा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा बाद में आया। फिर सलमान सफदर साहब भी थे, सारे जितने भी थे,
फिर हम उधर बैठे, खान साहब से होती गई। फिर खान साहब अक्सर औकात बुला लेते थे, देखते थे कि टीवी पे मैं आता हूँ, बोलता हूँ बड़ा अच्छा, तो मुझे मतलब कि बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि बड़ा अच्छा बोलते हो, बोला करो, बड़े वोकल हो तुम। फिर आपको पता है, फिर खान साहब ने एक दिन मुझे बुलाया कि ये ना मेरा नंबर आप नोट कर लो, मेरे साथ फ़ोन में भी रब्ता पे रहा करो। तो फिर वो खुद ही मैसेज करके पूछते थे कि इसका क्या है लीगल, ये सारा ये भी चलता रहा। फिर काफ़ी क्लोज हो गया। फिर 9 मई हो गई, उस दौरान ही चलता रहा। तो फिर ज़मान पार्क खाली हो गई तो फिर कोई जाता ही नहीं था डर के मारे। तो हम गाड़ी लेके पहुंच जाते थे ज़मान पार्क, तो उस वक्त थोड़ी सी कोई भी नहीं होता था, बिल्कुल खाली, वकील ही होते थे। तो एक दिन तो मैं क्या बिल्कुल ही खाली था, मतलब मैं अकेला उसमें देखा मैंने, या एक इंतज़ार नहीं पंजोता थे, कोई भी नहीं था। तो ज़मान वो हमें लगता ही नहीं था वही वाला ज़मान पार्क का पीछे पूरा, आपको पता है एक मेला सा लगा मेला होता था, लगा होता, सारा टैंक्स कुछ लगे हुए खाली। थे और वो तो उधर गए ज़मान पार्क, फिर जाते थे तो वहाँ पे गाड़ियों में हमारी लोग झांक रहे होते थे, कुछ आपको पता है ड्यूटी पे वहाँ पे मामूर होते हैं। अब तो खैर एक चलता रहा, फिर चलते रहे, लगे रहे। फिर जब खान साहब के अरेस्ट होने से 3 दिन पहले खान साहब मुझे काफ़ी चीज़ें मेरे से पूछते थे ना, ही मुझे ट्रस्ट भी काफ़ी करते थे, सारा कुछ था। तो उन्होंने फिर मेरे से 3 दिन पहले अरेस्ट होने से पहले खान साहब मुझे उन्होंने कोर कमेटी का मेंबर बना दिया पीटीआई का। तो फिर वो आपको पता है उस वक्त उमर अयूब साहब सारी जूम पे चलता था, फिर जूम पे मीटिंग्स होती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बड़ा अच्छा काम किया उमर अयूब साहब ने। उन्होंने 1-1.5 साल कोर कमेटी में हमारा वो जूम पे फिर ऑनलाइन रहते थे, सारे अंडरग्राउंड थे, कोई किधर था, हम लोग तो लॉयर्स थे, आपको पता है सारा कुछ था। तो फिर ये सारा चलता रहा। फिर जेल मुलाकात अटक पहले गया मैं, फिर अडियाला गया, लेकिन अडियाला मैं इतना नहीं गया जितना मतलब बाकी लोग गए हैं, क्योंकि काम एक तो यहाँ पे केसेस बहुत होते थे, प्लस मेरी एंट्री हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है जेल अथॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि टीवी पे बड़ा वोकल थे, सारा कुछ था। फिर उसके बाद ये इलेक्शन आए तो उसमें किया, कैंपेन की सलमान राजा साहब की, तो वो काफ़ी अच्छी गई, बड़ी वायरल हो गई, तो लोग बड़ा पसंद करने लग गए। फिर खान साहब ने मुझे कहा कि अब मियाँ वाली से जो उनका हल्का है N89 के, वहाँ से आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, मतलब उनकी सीट थी। तो अब मेरा ये था, मतलब कि जाहिर बात है हल्का अपना आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये था मेरा ऑलवेज लॉ एज प्रोफेशन मेरी ना फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो मैं, क्योंकि मेरा मानना ये है एज अ लॉयर, क्योंकि मैंने पार्टी के केसेस भी बहुत सारे मेरे पास हैं, कि अगर मैं फॉर इंस्टेंस ये अपने हल्के की सियासत करता हूँ तो मैं एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं एमएनए बन भी जाता हूँ तो मैं अगर वकालत कर रहा हूँ तो फिर मैं अपने हल्के के साथ इंसाफ नहीं कर सकूँगा, कि मैं वहाँ पे लोगों को मिल नहीं सकूँगा। नहीं तो मुझे अगर एमएनए हो तो मुझे हर हफ्ते वहाँ जाना मेरा फ़र्ज़ है। फिर मैंने खान साहब से माजरत की कि मैं एज ए लॉयर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ पार्टी में, और बाकी जो भी होगा सारा कुछ देख लूँगा। तो फिर इलेक्शन मैंने कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे फिर मैं लाहौर में था तो मैं सलमान राजा साहब के साथ काफ़ी कैंपेन की, वो बड़ी अच्छी कैंपेन गई। तो ये सारा एक मेरा जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं। मुश्किल ज़िंदगी में क्या आई तहरीक इंसाफ के करीब आने के बाद, या खान साहब के करीब आने के बाद? देखें, मुश्किल आप इस तरह कह सकते हैं कि मुश्किल तो आपकी ज़िंदगी होती है। खान साहब खुद ही कहते हैं कि जी जो चीज़ आसान लगे तो दैट मीन्स कि उसमें आपने कुछ मेहनत नहीं की है, कुछ अच्छा काम नहीं किया। मुश्किल ये थी कि एक तो एक्सपेक्टेशंस पे आपकी जो हमारा सोशल मीडिया है और ख़ासकर हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनके पूरा उतरना, क्योंकि दे आर वेरी क्रिटिकल, और राइटली सो होना भी चाहिए, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत होती हैं। और फिर खान साहब के साथ रहना और ठहरना, साबित कदम रहना जो है, इट्स क्योंकि जिस तरह के सर्कमस्टांसिस थे, हमने बड़ा टफ टाइम देखा है। आपको पता है नामालूम नंबरों से कॉलें आना, पता नहीं होता था, रात को सोए हुए हैं तो कोई आके ले जाए, आज भी साथ आ जाओ, चलो भाई हम भी फिर मिसिंग पर्सन हो जाएं उसके बाद। तो इस तरह जब केसेस के क्रिटिकल किए, जैसे साइफर के केस में इन्वॉल्व था, कुछ मैसेजेस भी आ जाते थे कि छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन हम यंग लोग हैं, हम लोग खान साहब के साथ एक आइडियोलॉजिकल हमारी ना एक वो बैठी है कि हम दो पार्टीज़ को देखते आए थे। देखा एक तीसरा बंदा आया जो ऑनेस्ट भी है, जिसको इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकता है, बात भी सच्ची करता है। तो हम लोग बड़े आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है, तो इतना आसान नहीं होता किसी नज़रियाती बंदे को किसी लीडर से दूर करना। तो हम नहीं दूर हुए, हम साथ ही रहे। और मुश्किल आई, बिल्कुल आई। मुश्किल सबसे ज़्यादा यही होता है कि जी आप
कि फैमिली को भी परेशानी होती है, आपको पता ही है, वो भी परेशान होते हैं, उनको जब परेशान किया जाता है, उनको कुछ कहा जाता है तो लाइफ भी बहुत हेक्टिक हो जाती है। खान Hectic साहब ने किस बात पर शाबाश दी, कोई कभी ऐसा हुआ कि जिस पर खुश हुए? अच्छा, शाबाश तो वैसे काफ़ी दी है खान साहब ने, बिकॉज द ग्रेट थिंग अबाउट इमरान खान इज़ ही इज़ द बेस्ट मोटिवेटर, ठीक है, बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है मुझे याद है, मैंने एक केस फाइल किया था, 2 केसेस पे बल्कि शाबाश दी है, एक पे तो फ़ोन करके मुझे मुबारक भी दी थी। मैंने केस फाइल किया था, ये सेडिशन लॉ चैलेंज किया था, जो सेक्शन 124 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो मैंने चैलेंज किया। तो खान साहब जो स्ट्राइक डाउन कर दिया शायद करीम साहब ने, तो 150 साल पुराना बगावत का कानून पूरी दुनिया में खबर बन गई, इंडिया से मुझे कॉल्स आई, उनका सेम लॉ है हमारा, तो बड़ा, तो खान साहब ने मुझे कॉल की कि वेल डन, शाबाश थी। फिर वो तोशाखाना का जो केस किया था, वो डिटेल्स बाकियों की जो निकलवाई थी वो राइट इन्फॉर्मेशन में, तो उस पर भी बड़ी शाबाश दी थी। तो ये 2 चीज़ों पे खान साहब ने काफ़ी शाबाश दी है। बाकी खान साहब को पता ही है कि ये भी ज़रा साथ खड़े होने वाले हैं, तो पसंद करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, इतना बड़ा आदमी है, आपको अगर वो पसंद करे, एक छोटी सी बात की आपकी तारीफ में कह दे तो बड़ी मैटर करती है। आपके पर्सनल लाइफ पर भी अटैक होना शुरू हो गए आप की रिश्तेदारों के हवाले से कि जी फलां से आपका ताल्लुक है, वो जो नून लीग के कुछ लोग हैं ना, नून लीग के नहीं जी, अच्छा ये या मैं इस पे काजी फैसल साहब के भी बड़े करीब है कुछ लोग, तो वो मैं उन्होंने आप पर पर्सनल अटैक शुरू किया, वो आपको काफ़ी हर्ट किया उस चीज़ ने? नहीं कुछ नहीं किया, हर्ट नहीं किया। अच्छा, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक अभी हमारे अब वो मिनिस्टर भी उन्होंने ना उस पर मेरा नाम लिया, तो मैंने खान साहब के पास गया, मैंने कहा खान साहब ये देखिए पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। तो खान साहब ने मुझे कहा कि इससे पहले थोड़े नीचे अपने से कहा, दिस मीन्स यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कितने वेले हैं ये देखो कि तुम्हें पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करे, दैट मीन्स कि व्हाट यू आर डूइंग इज हर्टिंग देम, कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है। फिर पहले लॉयर से ना, अब पॉलिटिशियन का माइंड से भी चीज़ें सोचते हैं ना, फिर हमने परवाह नहीं की, जिसने जो कहना है क्या है जी। अब मुझे ये बताएं, ये मैंने कभी को बोला नहीं है, मतलब मैं एक इंडिपेंडेंट शख्स हूँ, आपने देखा मेरे अपनी प्रैक्टिस है, सारा कुछ है। अरिस्टोटल कहता है मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, हर किसी की पॉलिटिकल लीनिंग होती है। हम खान साहब के फॉलोअर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो मेरी मर्ज़ी मैं जो करूँ। अगर मेरे किसी बुज़ुर्ग का किसी चीज़ से ताल्लुक़ था तो वो उनकी अपनी लाइफ थी, उनके अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस थे, जो उन्होंने करना, उनको तारीख जज करेगी, उन्होंने अच्छे काम किए, सारा कुछ किया, लेट्स द हिस्ट्री डिसाइडेड। बट उनकी बेसिस पे मुझे जज करना या मेरी बेसिस पे उनको जज करना, आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफेयर, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों की, वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हर रास्ते में जो भागते हुए कुत्तों को आप पत्थर मारेंगे तो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ज़रूरत नहीं है इस तरह रिबट करने की। लेकिन ये देखें ना, मैं आपको बात बताऊँ, मैं तो ये जब रिटायरमेंट के बाद आई वॉज़ वेरी केयरफुल, मैं कभी पोलिटिकली एक्टिव नहीं हुआ, मैं तो बाद में हूँ, अपने सामने के सामने ही है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे तो ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि यहाँ पे सर्विंग जजेस के इमीडिएट रिलेटिव्स इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस भी पेश हुए हैं। जैसे टीरियन वाइट केस था, उसमें जो लॉयर थे वो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के दामाद थे, नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी आदत नहीं पर्सनल अटैक्स करना, लेकिन इस तरह और भी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन मैं उसको भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता। देखिए वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपना केस किया, ठीक है, करना, लेकिन अगर फैक्ट्स रिकॉर्ड में रखने हैं तो फिर पूरे रखे ना, आप एक पर्सनल सिंगल आउट करके इवेंट अटैक इस तरह नहीं करते। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन वही घबराने की बात नहीं होती, आपको अपनी मंजिल पे फोकस करना होता है, रास्ते की परवाह नहीं करनी होती, वो चलते रहते हैं इस तरह। इद्दत केस भी गया, उससे पहले साइफर केस, तोशाखाना केस, वो सब हमने फारिग होते देखे, लेकिन खान साहब को जेल से फारिग नहीं किया जा रहा। देखें इद्दत केस तो भी आप आए हैं तो ये हमें फ़ैसला पता लगा है, कुछ दो मिनट पहले, मुझे भी आपसे 2 मिनट पहले मैसेज आया था। ये डस्टबिन में केस जाने वाला केस था, और मैंने इस्लाम की ना पूरी तारीख पढ़ी स्पेशल इसी केस के लिए। पिछली जब से रियासत मदीना बनी, फिर 4 खुलफाए राशिदीन का टाइम पीरियड आया, फिर उमैयद डायनेस्टी, फातमीद डायनेस्टी, फिर ओटोमन एम्पायर, थ्रू आउट देख लिया आप, फिर ये और इसका मुगल आई एम्पायर आई, उसमें तो वो इतने रिलीजियस नहीं थे। औरंगज़ेब के टाइम पे आपका फतवा औरंगज़ेबी आया, सारा आया, वो उस पर उठाया, थोड़ा रिलीजियस था। एक मिसाल नहीं मिलती कि कभी इद्दत पर कोई के केस में कभी किसी को सज़ा हुई है, उस पर केस बनाओ। अब इसमें मैं आपको चीज़ बता दूँ, अभी वो खामोश है, लेकिन मुझे अफसोस भी होता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं
उन्होंने 92 में सुप्रीम कोर्ट में एपलेट बोर्ड में जो कोर्ट है शरीयत का, उसमें जजमेंट दी थी कि इद्दत पीरियड इज़ 39 डेज़ का भी हो सकता है। अब इस्लाम ये कहता है कि अगर फॉर इंस्टेंस आपका हस्बैंड की डाइवोर्स होती है तो 3 साइकिल्स होते हैं आपके इद्दत पीरियड, वो 3 साइकिल्स वेरी कर सकते हैं, किसी के 90 डेज़ के, किसी के 25 डेज़ के, किसी के 40 डेज़ के, किसी के 45 डेज़ के, डिपेंड्स अपॉन द बायोलॉजी ऑफ द वुमेन। ठीक है जी। दूसरा, अगर फॉर इंस्टेंस डेथ हो जाए तो फिर 4 महीने 10 दिन, वो तो एप्लीकेबल नहीं है। अब इस केस में क्या था, इस केस में ये था कि एक तो इन्होंने झूठ बोला कि इद्दत पीरियड के अंदर जो इन्होंने काउंट किए हुए उसके अंदर शादी हुई, निकाह हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। 7-8 महीने बाद जाके निकाह हुआ था, डाइवोर्स के बाद भी। लेकिन अगर इनका मैं केस भी एज इट इज़ ले लूँ कि चले फॉर इंस्टेंस अज्यूम करें कि इद्दत में निकाह हुआ, जो इनके मुताबिक तो 39 डेज़ वाली जजमेंट है शरीयत, वो बाइंडिंग है इन सारे कोर्ट्स पे। फिर हमारे हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का, शरीयत कोर्ट का एक कंसिस्टेंट व्यू है जो बाइंडिंग है हर कोर्ट के ऊपर, कि जो इद्दत में अगर निकाह होता है फॉर इंस्टेंस किसी का 2 तरह के निकाह हो सकते हैं। एक होता है वॉइड, जिसको बातिल कहते हैं, और एक होता है इर्रेगुलर, जिसको हम कहते हैं फासिद। ठीक है जी। अच्छा। अगर जो इद्दत पीरियड में भी हो जाए फॉर इंस्टेंस निकाह तो वो फासिद होता है, वो वॉइड नहीं होता, बातिल नहीं होता, वो मतलब इर्रेगुलर होता है। लेकिन जब पैसेज ऑफ टाइम 3 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली रेगुलर इफ्लेक्स ऑफ टाइम ठीक हो जाता है। क्यों? इद्दत का मकसद क्या होता है? इद्दत का मकसद होता है कि इन केस द वुमन इज़ प्रेग्नेंट, उसकी पैटर्निटी जो बच्चे की है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, दिस और एज बढ़ जाए या कम हो तो उसमें तो ये चीज़ आती ही नहीं है। तो ये बेसिकली एक क्राइम ही नहीं, ऑफेंस ही नहीं है इस मुल्क में। अगर इन केस मान भी लेंगे इद्दत पीरियड में हुआ है और तो नहीं हुआ, फिर भी ऑफेंस नहीं बनता। और फिर 496 पीपीसी लगा दी है फ्रॉडुलेंट मैरिज का। अच्छा, वो भी एक अजीब व गरीब किस्सा है। ये अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, इस वजह से बनाया था कि कोई शख्स फॉर इंस्टेंस मियाँ बीवी है, ख़ासकर जो शौहर है उसने बीवी के साथ धोखे के साथ शादी की है, ठीक है, वो इस चीज़ का केस है, उसमें बीवी कंप्लेंट करेगी कि मेरे साथ धोखा किया, इसने शादी की, लेकिन झूठ बोल के शादी की, एक्चुअली शादी नहीं की, झूठे कागज़ बना के निकाह शो करा दिए। दिस इज समथिंग लाइक दैट। इन्होंने उसका भी ऑफेंस बना दिया, 7 साल उसमें भी सज़ा दिलवा दी। सो ये बेसिकली वो खान साहब कहते हैं ना, ये आप मुझे गंदा नहीं करे, अपनी औकात बता रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा केस था कि जिस पर जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं वो बाकायदा इनकार करते हैं कि हमने इस पर बात नहीं करनी, हम क्या मुंह दिखाएंगे जाकर अपने लोगों को। देखिए, आप गलत प्रेसिडेंट सेट करें ना, कल को इस तरह किसी भी कोई केस बन सकता है। ठीक है, इस वजह से आपने बेसिकली इस मुल्क का आइन कुचला है, इस केस के लिए कानून कुचला है, और आपने इस्लाम की 1400 साल तारीख जो है, जो फ़िक़्ह है इस्लाम की, जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जो शरिया लॉ है, कमांड्स हैं कुरान के, कमांड्स है शरिया के, सब की वायलेशन की है आपने। मेरी नज़र में मज़हब को भी नुकसान पहुंचाया है इस तरह का। इंटरनेशनली ऐसे क्वेश्चन शुरू हो गए अमेरिका में। देखिए, केस तो खत्म सवाल किया था, मेरी बात सुन, केस खत्म हो गया अब, ठीक है, चला गया गटर में, डस्टबिन में चला गया। अब बताएं, जिन्होंने बनाया था उनके लिए उनके ऊपर तो पूरी ज़िंदगी की कालक लग गई ना, वो तो नहीं मिटेगी, वो तो तारीख हमेशा उनको काला ही कहेगी, उनकी शक्ल को। इस वजह से मेरे ख्याल से ये जिन्होंने बनाया है, ये उनको पता नहीं है, उन्होंने अपना ही नुकसान किया है। पहले हमारे यहाँ औरतों के लिए बड़े मसाइल, और ख़ास तौर पर तलाक और शादी और इन सब में कई मसाइल आ जाते हैं। उस बेचारी के पास एक हक था गवाही का, जी, कि वो अपने लिए एक तो अपनी गवाही दे सकती है। शरीयत यही कहती है, उड़ा दी कि भाई वो नहीं बताएगी, शरीयत यही बताएगा कि प्रीएमिनेंस होगी, गवाही जो होती है वो बीवी की, उसके अलावा किसी की नहीं होगी। सो मेरे ख्याल से ये जो इस केस का होना था वो सलूक तो हो गया। जिन्होंने बनाया वो अल्लाह को भी जवाब देंगे और इस मुल्क की आवाम को भी जवाब देंगे, और तारीख़ में हमेशा के लिए, मेरे ख्याल से तारीख़ में संसार ही हो जाएंगे। अब केसेस का आप क्या देखते हैं आगे जो केसेस बनेंगे? आप ख्याल देखिए, मैं आपको बताऊं, और ज़्यादा मजबूत कोई केस बनाएंगे? अल-कादिर ट्रस्ट या दीगर कोई? अल-कादिर ट्रस्ट पे भी देखें, उसमें जो मेन फ्लॉ है इनके केस के अंदर वो ये है कि नैब का केस हो या एंटी करप्शन का केस हो, उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है केस बनाने के लिए वो ये होती है कि फॉर इंस्टेंस जो मैं हूँ, मैं कोई बेनिफिशियरी हूँ किसी अनजस्ट एनरिचमेंट का, कि मेरा कोई मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा हो, कोई मॉनेटरी गेन हो रहा हो। अब अल-कादिर केस के अंदर जो इन्होंने बताया है कि ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी की लैंड आई है, अब वो लैंड जो है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट इसको कहते हैं। अब ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट लॉ है उसके अंदर ट्रस्टी जो होता है, हाँ, तो इसमें ट्रस्टी है ना, अब ट्रस्ट डीड पड़े ना उसकी अल-कादिर की, उसमें उसके पास कोई पावर ही नहीं है
ही कैन नॉट ड्रॉ अ सिंगल रुपी उसमें, ना उनके नाम पे ज़मीन है, कुछ भी नहीं है। तो वेयर इज़ द फाइनेंशियल बेनिफिट कि आप इसको नैब का क्राइम बना रहे हैं? देयर इज़ नो फाइनेंशियल बेनिफिट, नो मॉनेटरी बेनिफिट, नथिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। और ना खान साहब उस ज़मीन को बेच सकते हैं, ना उसको पर्सनल को यूज़ में ला के लिए कर सकते। तो ही इज़ जस्ट ट्रस्टी। और उसमें बेनिफिशियरी कौन है भाई? वो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे हैं जो हर साल नया बैच आता है उनकी। उन्होंने आपने अलकादर को उसको डिफेम करने की कोशिश किया, बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। तो केसेस जब असल अलकादर में असल जो करप्शन का केस है वो तो किसी को पता ही नहीं है वो बनता क्या है। वो बनता ये है, ये जो प्रॉपर्टी है 1 हाइड पार्क, ये 2015 में व्हेन मियां नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर, हुसैन नवाज साहब ने बेची थी अली रियाज साहब को, जी, मलिक रियाज के बेटे को, 40 मिलियन पाउंड की तकरीबन, ठीक है जी। उसकी मार्केट वैल्यू थी 15 मिलियन पाउंड। अब आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे को एक चीज़ उससे ख़रीद रहे हैं उसकी 3 टाइम्स प्राइस से, तो 25 से 30 मिलियन पाउंड का फ़ायदा किसको हो रहा है? अनजस्ट रिचमेंट किसकी हो रही है? फाइनेंशियल बेनिफिट प्राइम मिनिस्टर, सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली उसका प्राइम मिनिस्टर ही हो गया ना। दिस इज मिसयूज ऑफ पावर एंड फाइनेंशियल गेन। ये ओरिजिनल नैब का केस ये बनेगा अगर नैब असल में इंडिपेंडेंट हुई। आजकल के जो इनके ट्रेल अगर पीछे जाए तो ये वहाँ जाती असल है, करप्शन, और वो पनामा भी उस वक्त आ रहा था। या तो देखिए खान साहब ने इसमें अपने नाम 5000 कनाल ज़मीन लगवा ली होती, ठीक है, या फैक्ट्रियाँ लगवा ली होती, फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए होते, तो फिर तो आप करते बात। भाई उस बंदे ने तो अपने नाम एक मरला भी नहीं लिया, उसने तो एक बच्चों के लिए रिलीजियस यूनिवर्सिटी बना दी कि वहाँ रिलीजियस एजुकेशन हो और बेनिफिशरीज बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ेंगे सब्सिडाइज रेट पे या कुछ फ्री बचेंगे स्कॉलरशिप पे। आपने तो एक केस, इसी तरह सारे केस ही ऐसे हैं, किस किस को मैं डिस्कस करूँ। अच्छा, एज अ लॉयर तो आपने लॉ को देखना है जी, लॉ के ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ अब जजेस का हाल ये है, वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कहते हैं देखें हम आपको छोड़ भी देंगे, पकड़ लेंगे, हम बड़े बेबस हैं, हम बड़े परेशान हैं। तो ये बेबसी कब तक रहेगी कि अगर इमरान खान साहब को इद्दत केस में भी, ये आखिरी केस था जिसमें वो गिरफ्तार थे, अब मुझे भी पता, आपको पता है कि फिर भी रिहा नहीं होंगे क्योंकि वो किसी और केस में डाल देंगे वो जी। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जुडिशरी जो होती है ना, आपका भी ताल्लुक रहा है मेरा भी है, जुडिशरी जो होती है ना वो फंक्शन करती है अपने चीफ जस्टिस को देख के। जब आपका चीफ जस्टिस कहे कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मैं टीवी नहीं देखता, मैं वीडियोस नहीं देखता, और ये चीफ जस्टिस कहे कि इमरान रियाज खान कौन है, जब पूरी दुनिया चीख रही है कि वो 7 महीने मिसिंग पर्सन रहा है, तो फिर जब ऊपर से ही कोई एक्शन ना हो तो नीचे वाली जुडिशरी ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाती है, वो कुछ नहीं करती। अब मैं आपको बताऊं, ये जो कल फैसला आया है रिजर्व सीट्स वाला, इसका इफेक्ट आप देखेंगे, आज आपके सामने आ गया ये इद्दत केस वाला। ये अगर 8 फरवरी से पहले के हालात होते ना, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या एक्चुअली, मेन स्टोरी क्या हुई है। आपके मुल्क के अंदर ना जुडिशरी के अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन आया, और वो रेवोल्यूशन क्यों आया? 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ है ना, तो मैंने नहीं, हर दुनिया इस मुल्क के हर बंदे ने देख लिया इंक्लूडिंग द जजेस कि यार अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, और अगर हमने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं किए ना, हमें इस अवाम ने इर्रेलेवेंट कर देना है। और जजेस जो हैं वो जुडिशरी का बेसिक टेस्ट होता है, इट फंक्शंस ऑन पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी एंड पब्लिक जब तक उस पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाए ना, जुडिशरी के नॉट फंक्शन, जुडिशल सिस्टम ख़त्म हो जाता है। इन्होंने भी देखा यार, हम ये सारी बातें, इंसान है ना, जाते होंगे रिश्तेदारों में बैठते होंगे, शादियों पे जाते होंगे, खानों पे जाते होंगे, अगले पूछते होंगे ना यार क्या करी जुडिशरी। तो फिर एक टिपिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का। वो मैल्कम ग्लैडवेल की किताब थी कि देयर इज़ अ टिपिंग पॉइंट, फिर उसके बाद लावा फटता है। देयर वाज अ टिपिंग पॉइंट, जब ये बर्दाश्त किया इन सारों ने, फिर देखा इन्होंने कि यार ये तो अपनी रेलेवेंस और हमारी अपनी एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन आ रही है, तो जुडिशरी ने किया रिएक्ट। वो स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, 6 जजेस का ख़त, उसमें उन्होंने सारा बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह एक जज के बहनोई को उठाया गया, करंट लगाया गया, एक के वालिद को उठाया गया, एक के घर से कैमरे निकले, सारा कुछ इंटरफेरेंस उन्होंने सामने ला के चीफ जस्टिस के सामने रख दी। लेकिन फिर भी उन्होंने तो कमीशन बना के एग्जीक्यूटिव पे हवाले करवा रहे थे ना, तो फिर रिएक्शन बड़ा आया। तो फिर वो इफेक्ट, जो स्पिरल इफेक्ट होता है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, वो इफेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में भी गया। आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने लेटर लिखा, बलूचिस्तान, कोयटा, हर जगह से आया। तो मेरे ख्याल से वो एक अवेकनिंग है जुडिशरी की कि वो सेंसिटाइज हो गई है कि हमने फंडामेंटल राइट्स को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया, आइन कानून को अपहोल्ड नहीं किया, मिसकैरेज होने दिया जस्टिस सिस्टम का, तो हमारी ये जो सिस्टम है इस तरह नहीं चलेगा और हम भी गॉन केस हैं। फिर जुडिशरी रिएक्टेड। अभी साइलेंट रेवोल्यूशन है, अभी भी बहुत इंटरफेरेंस है, लेकिन आई थिंक विद पैसेज ऑफ टाइम ये एक कल्मिनेट हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि जब आने वाले चीफ जस्टिस आएंगे इंशाल्लाह 110 या 11 दिन बाद, तो मेरी नज़र में हमारी जुडिशरी और बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा, आपको और ये लगता है- मलिक शहजाद साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस ने प्रूफ कर दिया ना कि जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या कर सकती है। वो सरगोदा के ATC जज, वो तो मैं बताऊँ केसेस मुझे सारे पता है क्योंकि मियाँ वाली के थे। मियाँ वाली में थोड़े से लोगों ने, और वो भी पूरा प्लान था, किसी दिन उस पर लादा प्रोग्राम करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। जिस तरह थाना जला और 9 मई में लोग 2500 बंदा अरेस्ट किए उन्होंने मियाँ वाली से, वो खान साहब का हल्का था, और उसमें सिर्फ सारे एक्विट होके हैं इस वक्त। क्यों? एक जज आया इंडिपेंडेंट सर को, तो उसने कहा एविडेंस किधर है आपके पास? आपके तो कोई एविडेंस ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक बंदे ने क्राइम किया, उसके पूरे घर को उठा लिया आपने। इस तरह लोगों से जुल्म हुआ है, लोगों के जाके फर्नीचर तोड़े हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है पुलिस को कि जी सबसे पहले घर में एंटर होना, जाके सेंटर टेबल तोड़ दें उनकी। आपको काजी साहब तो अभी चीफ जस्टिस हैं, तो आपको उम्मीद है अब घरों में नहीं घुसा जाएगा, अब उस तरह से नहीं होगा? ये 110 दिन आप इंतज़ार करेंगे आपका ख्याल है अभी, या 110 दिन के बाद इमरान खान साहब की रिहाई होगी? इट विल टेक वीक्स, मंथ्स या ईयर्स भी लग सकते हैं। सर देखिए, जुडिशरी तो रिएक्ट कर रही है, लेकिन अभी भी मिस यूज़ ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है, अब्यूज़ ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन अगर अदलिया आज़ाद हो जाती है जिस दिन पूरी तरह, तो मेरे ख्याल से खान साहब को तो आप एक दिन से ज़्यादा जेल ही नहीं रख सकते। क्योंकि आपके सामने ये केसेस तो नहीं है ना मेरिट पे, ज़बरदस्ती रखा हुआ है ना। रियासत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की है उस शख्स को आपने कन्विक्ट करने के लिए। वो अंधेरे में पर्दे में, ठीक है, वो जेरेमी बेंथन है ना, इंग्लिश फिलोसफर, वो कहता है कि जितने शैतानी काम होते हैं हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। तो वो सीक्रेट ट्रायल करके आपने राइट टू डिफेंस दिया ना, गवाह को पेश करने का मौका दिया, बिल्कुल हर प्रोसीजरल सेफगार्ड आपने वायलेट किया, उसको कन्विक्ट किया। बस ये दिखाएं जी ये शख्स करप्ट है और ये शख्स जो है ये मॉरली भी करप्ट है, ठीक है। वो सारे के सारे कन्विक्शंस उल्टी पढ़ के, वो मैं एग्जांपल देता हूँ, अक्सर जाजूद माजूद पूरी रात दीवार चाटते हैं, ठीक है, वो सुबह उठते फिर पूरी बड़ी होती है। तो उनके साथ यही हो रहा है कि पूरा केस बनाते हैं, फिर वो उल्टा पड़ता है इनको जाके। अरशद शरीफ साहब की उनके इंतकाल का, कत्ल का, शहादत का आपको कैसे पता लगा? क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था? अरशद से मेरी बात हुई थी तकरीबन, मेरे ख्याल से उसकी डेथ से तकरीबन 18 घंटे पहले हुई होगी। उसने मुझे मैसेज किया था, मैंने वीलॉग में तुम्हारा जिक्र किया आपने आखिरी में ना, तो वो तोशा खाना वाले इसी केस का जो मैंने किया था, तो मैं कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ। मैंने फिर एकदम वो टीवी ऑन किया ना, मुझे आई का एक्सीडेंट में, मैं रात के 2 बज रहे थे जब हमें पता लगा, लेट पता लगा। पहले तो यकीन आया कि हो सकता है, नहीं हो सकता, यही कन्फ्यूजन रही सारा कुछ। जाहिर बात है ही इज़ द वन, बेसिक मेरे से तो बड़ा था अरशद उम्र में 10-12 साल। मुराद और मैं एक एज फेलो हैं तकरीबन, थोड़ा सा फ़र्क है एज में, लेकिन अरशद हमसे बड़ा था 13-14 साल। लेकिन वो बड़े भाई वाला तकरीबन रिलेशनशिप नहीं होता। वो मतलब वाहिद आदमी है, मैं आपको बताऊँ, मैं एक यंग लॉयर था, उसने मुझे पावर प्ले में ला के बिठा दिया। यंग लॉयर मतलब वो, उसकी सबसे अच्छी खुसूसियत ये थी, वो बड़े नाम नहीं देखता था, वो देखता था कि इस बंदे में पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो इसको मैं अपने चैनल पर बिठा के मौका दूं, उसको अपॉर्चुनिटी दूं। तो उसने मुझे दी। मेरा पहला शो ज़िंदगी का बताएं टीवी का, अरशद शरीफ का पावर प्ले, जब वो टॉप पे था, 10 बजे वाला शो, जब पूरा पाकिस्तान देखता था उसको, उसने मुझे उधर ला के बिठा दिया। ये दिस वॉज माई फर्स्ट शो ऑन टीवी। उसके बाद ग्रूम किया प्रॉपर, अरशद ने ट्रेन किया कि टीवी पे किस तरह बोलते हैं, किस तरह आपने पंच लाइन देनी है, ये सारी चीज़ें अरशद ने सिखाई हैं मुझे सारी। मतलब ही वॉज काइंड ऑफ अ मेंटर। फिर उसकी वालदा से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, उसकी फैमिली सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से वो भी, काजी साहब ने केस नहीं लगाया, आखिरी दफ़ा लगा 23 तारीख को लगा था, 13 जून को लगा था 2000 मेरे ख्याल से 23 में थी। उसके बाद अभी तक नहीं लगा, उसको 1 साल हो गया। तो आप खुद ही देख लें कि फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू लाइफ की कितनी प्रायोरिटी थी सुप्रीम कोर्ट की काजी साहब के टर्न्योर में, कि अरशद शरीफ साहब का केस नहीं लगा। उनकी वालदा अक्सर बोलती रहती हैं, और बल्कि मुझे भी, मेरे पास भी जवाब नहीं है, मैं क्या उनको क्या जवाब दूँ? वो मुझे, मतलब आई रिप्रेजेंट दिस प्रोफेशन, ठीक है, मेरे पास भी जवाब नहीं है, मतलब मुझे भी शर्म आती है, मैं क्या जवाब दूँ? कोशिश बड़ी की मैंने, UN वालों को भी लेटर लिखा, उसमें सारा कुछ किया, लेकिन वो जो, अच्छा उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रिपोर्ट थी ना FFT की, फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट, उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसमें एक तो ये है कि ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, प्री प्लान, प्री मेडिटेटेड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। नहीं, हमारी FFT की रिपोर्ट मैं आपको बताऊँ उससे ज़्यादा अच्छी है कि इंडियन हाई कोर्ट का जो फैसला है ना, वो जो अख्तर वहीद साहब ने बनाई थी, अब वो से OSD है ना, उनको तो फारिग कर दिए, लेकिन वो क्या उसने रिपोर्ट बनाई है 500 पेज में, आप उसको पढ़ें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हु वाज बिहाइंड इट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, किस तरह केसेस बनाए गए, किन लोगों ने बनवाए,
उसमें बताया गया कि किस तरह कराची वाली एफआईआर जो है वो इदारों के लोग आए, एसएसपी के साथ बैठ के उन्होंने एफआईआर कटवाई। एसएचओ का उसका बयान है उस FFT रिपोर्ट के अंदर। और फिर उन्होंने ये भी बताया किन लोगों से कांटेक्ट में थे वो खुरम और वो जो उधर थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इसमें हम ट्रांसनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और सारा बताया कि ये सब जो उन्होंने बताया किस तरह गोलियां चली, सारा कुछ प्लान्ड है, सब कुछ फेक है। तो दैट वाज एक्चुअली मेरे ख्याल से प्रॉपर मशीनरीज को हायर किया गया था कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जाए। तो कुछ नहीं होता, देखें उसका नाम तो अब जिंदा रह गया, जाहिर बात है बहुत बड़ा लॉस है एक फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन वो तारीख़ का हीरो है। क्या कहते हैं, जो लोगों ने उसको मारने वाले हैं वो तारीख़ के विलन है और हमेशा के लिए ज़लालत उनकी पूरी ज़िंदगी उनके मुंह पे रहेगी। और इंशाल्लाह अरशद जो है वो हमारा हीरो रहेगा और हमारा उस्ताद भी था और पूरी ज़िंदगी रहेगा हीरो इंशाल्लाह। सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन? सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन, हाँ, ये अरशद से कनेक्टेड है, मैं बता दूँ क्या है। देखें, एक जो सेटिस्फेक्शन ये है कि जी इमरान खान के साथ खड़े हैं डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, सारी मुश्किलात, जितनी थ्रेट्स आई, सारा चीज़ें इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और एक और सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी ये है कि मैंने पीटीआई के कम से कम 70 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करवाए उनके पिटिशंस करके। मैं आपको बताना भूल गया, जो बेसिकली अच्छा पीटीआई में लोग पहले भी जानते थे, अब मुझे तकरीबन हर MNA MP इस तरह जानता है क्योंकि उनमें से सारों को तकरीबन मैंने ही क्वालिफाई कराया हुआ है। हाई कोर्ट से सबके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए तो मैंने 73 पिटिशंस की, सारों को क्वालिफाई कराया, एक को छोड़ के जिसका इन्होंने मार्क किया हुआ था, इसको तो इलेक्शन ही लड़े थे ना, वो हमाद अजहर है, ठीक है। बाकी सब उसके वालिद साहब सबको क्वालिफाई करा लिए कि हमाद अजहर पे इन्होंने बिल्कुल क्रॉस लगाया हुआ था कि जो मर्जी हो जाए इसको क्वालिफाई नहीं करने देना, तो उसको उन्होंने नहीं करने दिया कि बाकी सबको हाई कोर्ट से क्वालिफाई कराया। एक ये बड़ी अचीवमेंट है, खान साहब ने बड़ी शाबाश दी थी इस बात पे। एक तो खान के साथ खड़े हैं, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। दूसरी चीज़, ये जो मैंने आपको बताया ना सेडिशन लॉ और तोशाखाना वाला, ये आइडियाज़ थे अरशद शरीफ के, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें कल्मिनेट हुई और उनका जो फ्रूट निकला वो उसकी डेथ के बाद है। लेकिन मैंने क्रेडिट भी दिया क्योंकि अरशद ने कहा मैंने पिटिशनर बनना है, तुम चैलेंज करो और सेडिशन लॉ को। उस पर पर्चा हुआ ना सेडिशन लॉ का, यही वाला था। यही क्या कुछ बोलें हुकूमत के खिलाफ तो सेडिशन हो जाती है। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा इसको चैलेंज करो, ये 150 साल पुराना काला कानून है। मैंने कहा करते हैं। उसने पिटिशन बनना था तो उसको जाना पड़ेगा, आपको पता है, वो फिर चला गया। तो फिर उसकी जगह फिर पिटिशनर हमने यहीं से लोकल एक बंदा ढूंढा, उसको बनाया, फिर चैलेंज किया, तो वो उसकी डेथ के बाद फैसला आया। लेकिन क्रेडिट उसको जाता है और बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एक काम उसने दिया था मैंने उसका कर दिया। दूसरा तोशाखाना 2000 तक तो आया, उससे पीछे नहीं पता लगा सर क्या क्या लिया, लेकिन आया तो सही। इनकी औकात तो पता लग गई है ना सबका पता लग गया जी बिल्कुल। तो ये सलमान अकमल राजा साहब के बारे में क्या कहेंगे? कहा गया कि ये जो टर्निंग पॉइंट था, जो उन्होंने बताया कि जी मैंने जाकर जो बात कही थी, चूँकि वो एक लॉ नोइंग बंदे थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पीटीआई का कह रहा था, उन्होंने आपसे छुपाया है, तो मैं एक टर्निंग पॉइंट। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ, उसका रीज़न ये था कि सलमान साहब खुद अपना केस आर्ग्यू नहीं करते, ज़ाती केस ना, वो या मुझे देते हैं या समीर खोसा को कहते हैं तुम करो मेरा केस। तो इनका केस मैंने फाइल किया था, वो समीर ने इकट्ठा किया था हमने लाहौर हाई कोर्ट में कि इनको पीटीआई का कैंडिडेट ट्रीट किया जाए। बाकर नचवी साहब और सुल्तान तनवीर साहब के पास लगा था, उन्होंने भेज दिया वो रिप्रेजेंटेशन बना के इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हम आपको पीटीआई का कैंडिडेट नहीं ट्रीट करते। तो लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं ट्रीट किया, लेकिन रिकॉर्ड सारा था जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट्स दिए हुए थे, 39 ने, कि जी हम पीटीआई के कैंडिडेट है। वो इलेक्शन कमीशन ने एक तो छुपाया, सप्रेस किया, जो को बोला राजा साहब ने कोर्ट के अंदर। जी जी, तो खाली सब नहीं बोलने दे रहे थे, राजा उसको छोड़ें आगे चलें, वो तो तब सब कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही तो केस था ना, आगे चले जाते तो कुछ रहता ही ना, पीछे रहना वहाँ ज़रूरी था रुकना। तो वहाँ से जी मेरे ख्याल से दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो मेरे ख्याल से सलमान राजा साहब के आने की वजह से इस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। और मेरे ख्याल से इस जीत के अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार है, तो उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। और मेरे ख्याल से ही इज़ अ वेरी गुड एडिशन टू पीटीआई। और मेरे ख्याल से मैंने जब इनको देखा, मैंने कहा ये भी आ रहे हैं तो फिर हम भी कर लेते हैं पॉलिटिक्स। तो मेरे ख्याल से उनको देख के बड़ा कुछ सीखा मेरे, क्योंकि काइंड ऑफ उस्ताद हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ 2-2.5 साल एज ए लॉयर काम किया है, अभी भी बहुत क्लोज हूँ उनकी सारी कैंपेन भी की है, सारा कुछ है, बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई वाला रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल से बड़ा एसेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बड़े लॉ नोइंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लॉ के अलावा उनको पॉलिटिक्स भी आता है, उनको फ़िलासफ़ी भी आता है, उनको अंग्रेज़ी भी आती है, जितनी अच्छी उतनी अच्छी उर्दू भी आती है, जितनी अच्छी उर्दू शायरी आती है उतनी अच्छी उनको इंग्लिश पोइट्री आती है। तो आई थिंक अगर आप कहें मुझसे पूछें कि यार आपने कैसा वकील बनना है, एक रोल मॉडल ने, यहाँ पे ऐसे वकील भी हैं जो शायद सलमान राजा साहब से ज़्यादा पैसे कमाते हैं,
बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, लेकिन उनके साथ आप बैठें तो वो लॉ के अलावा कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। आपके राजा साहब के साथ बैठें, आप उनके साथ विल ड्यूरेंट के फ़िलासफ़ी की किताबें डिस्कस कर लें, हिस्ट्री इकबाल की शायरी कर लें, उस्ताद ज़ोक कर लें, गालिब कर लें, हिस्ट्री कर लें, यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, ही नोज़ एवरीथिंग। आपके पास साइकोलॉजी भी आपको बता देंगे, सिगमंड फ्रॉइड क्या है। तो मेरे ख्याल से एक लॉयर को ऐसा होना चाहिए कि वो मेरे नज़र में दिस इज़ हाउ लॉयर शुड बी। लास्ट बेस पे आपका कमेंट चाहूँगा। ये भी कहा जाता है कि इस मुल्क में लोगों ने दिया सलमान अकबर राजा को वोट, मिला ओन चौधरी। तो वो उस पे लगा प्रोग्राम क्या हुआ करेंगे, वो धांधली मेरे सामने हुई थी ना, उसने आप इतना इंटेलेक्चुअल उनको बता रहे हैं, और यकीन करें लोग उनको जब वो बोलते हैं, उनके क्लिप्स निकालते हैं, कहते हैं देखिए अगर आपने नसर में शायरी देखनी है जी बिल्कुल तो ये सुने इनको। और वो ऐसा लगता है इंटेंशनली, मसलन मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं ना, कहीं कहीं अंग्रेजी का लफ्ज आएगा ही आएगा। एक तो ब्रॉट अप इस तरह हो गई, मेरा हमसे तो आता ही आता है, लेकिन स्कूलिंग इस तरह हो गई, नहीं बोलते वो उर्दू में ही, हाँ वो उर्दू में ही आएंगे, बड़ी वो अंग्रेजी के लफ्ज को भी उर्दू में बोल देते हैं। सलीस उर्दू है ना, वो क्या बात, बड़े प्यारे अल्फाज है, जैसे बहुत अचंबे की बात होगी ना। मैंने तो उनकी चीज़ें याद भी की हुई हैं, वो बोलते थे ना, तो बड़ा अच्छी उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह से। तो इज़ एन एसेट, आप खुद ही देख लेना। ये अब इनको कौन समझाए, ये जो फैसला साज बने हुए हैं, सेल्फ राइटियस खुद ही बने हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं अवाम ने, कि अब सलमान अकरम राजा जैसे बंदे जो इस मुल्क के पार्लियामेंट का इमेज बेहतर करते, उसके बदले लोगों का ट्रस्ट इस सिस्टम पर होता है। उसके बदले आपने ऐसे ऐसे लोगों को इलेक्शन जिता दिए, कैसे कैसे लोगों को जिता दिए। और ये सिर्फ इसको इलेक्शन इस वजह से जिताया गया क्योंकि मेरे तो सामने ये पूरा इलेक्शन हुआ है, मुझे पता है सारा जो धांधली भी है, एसपी इन्वॉल्व था उसके अंदर, सारा कुछ उस पहले था, किसी पूरा प्रोग्राम कर सकते हो NA 128 की धांधली पे। अब फिर आप कमेंट करें, हमें पॉडकास्ट में आप साथ बिल्कुल कर लूँगा। और आपने उसके बदले इनको क्या दिया? ऐसा शख्स जिसको आपने सिर्फ इस्तेमाल किया है ये इद्दत केस में गवाही के लिए, उसको रिवॉर्ड करने के लिए आपने ये सीट दिला दी। तो इस तरह के जब पॉन्स होते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है तो फिर मुल्क की जमहूरियत का भी नुकसान होता है और आइन का तो बेड़ा गर्क होता है, और ऑलरेडी हुआ है। तो आई होपिंग कि नए चीफ जस्टिस साहब जब आएंगे तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। लेट्स सी। अबूज़र बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। जनाब ये थे अबूज़र सलमान नियाज़ी। किस तरह ये करीब है इमरान खान साहब के, उनकी एक्सपेक्टेशंस आप देख रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि नए चीफ जस्टिस से बड़ी उम्मीदें हैं। तो देखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस बनते हैं तो पूरी कौम की उम्मीदें और आइन और कानून को जो उनसे उम्मीदें हैं उन पर कितना पूरा उतरते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।